साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। अपने कृषि प्रशिक्षक में पशुपालन पढ़ रहे थे और पशुपालन से अपने सिलेबस के अनुसार आज अंतिम टॉपिक है प्रमुख औषधियां। इस टॉपिक के साथ अपने जो पशुपालन का सिलेबस था वो कंप्लीट हो जाएगा। एक एक क्लास को अपने एक एक टॉपिक को अपने अच्छे से पढ़ा और अब उसके बाद में अपने आगे उद्यान विज्ञान या सस्य विज्ञान शुरू करेंगे। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी साथी एक बार लाइक कर दें ताकि क्लास को शुरू किया जा सके। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख औषधियां कौन सी हैं, रोगाणुनाशक औषधियां कौन सी हैं, उत्तेजक औषधियां कौन सी हैं, तारपीन का तेल क्या काम में आता है, एल्कोहल क्या काम में आती है, नीला तोता क्या काम में आता है, लाल दवा का उपयोग किस किस रूप में किया जाता है, ये सब अपने देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले रोगाणुनाशक दवाई जो भी है औषधियां वो कौन कौन सी हैं, कौन सी रोगाणुनाशक रोगाणुनाशक है जो कौन कौन सी हैं उनके बारे में अपने देखते हैं। तो कौन कौन सी हो सकती है? एक अपने पहले फिनाइल है, लाइसोल है या कार्बोलिक अम्ल है, जिसे फिनोल भी बोलते हैं। उनका अपने एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे। कौन सी? फिनाइल, एक नंबर फिनाइल। लाइसोल, लाइसोल और कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल यानी इसको बोलते हैं फिनोल। इनका क्या क्या उपयोग है? पशुशाला की सफाई के लिए एक अपने देखें, पशुशाला की सफाई के लिए, पशुशाला की सफाई के लिए फिनाइल का कितना उपयोग करते हैं? तो 1%। पशुशाला की सफाई के लिए फिनाइल का 1% उपयोग करते हैं और 1 से 2% लाइसोल का उपयोग करते हैं और 5% अपने कार्बोलिक एसिड का, कार्बोलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। पशुशाला की सफाई के लिए फिनाइल 1%, लाइसोल 1 से 2% और फिनोल 5% उपयोग करते हैं। कटे हुए घावों को धोने के लिए काम में कितने लेते हैं? कटे हुए घाव के लिए, कटे हुए घाव के लिए अपने फिनाइल 1% उपयोग में लेते हैं, लाइसोल भी 1% उपयोग में लेते हैं और कार्बोलिक एसिड भी 1% उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अब और क्या क्या उपयोग में आता है? तो एफएमडी जो रोग होता है ना, उसमें पशु के पैर और छालों जो घाव होता है, पैरों में जो घाव हो जाते हैं उनको धोने के लिए 1% रूप में अपने फिनाइल का उपयोग में लेते हैं। एफएमडी रोग, एफएमडी रोग में पशु के पैर और घाव को धोने के लिए को धोने के लिए 1% अपने उपयोग में लेते हैं। लाइसोल का क्या उपयोग होता है? तो गर्भाशय को धोने के लिए लाइसोल का उपयोग किया जाता है। गर्भाशय को धोने के लिए गर्भाशय को धोने के लिए कितना उपयोग करते हैं? तो 1 से 2% उपयोग करते हैं। किसका? लाइसोल का।
तो कार्बोलिक एसिड फिनोल का उपयोग किसमें आता है? जो जू और पिस्सू पड़ जाते हैं ना पशु के, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। खुजली, पशु को खुजली होने लग जाए, पशु के शरीर में जू पड़ जाए, पिस्सू पड़ जाए, तो इसके लिए इसके उपयोग में इसका 2% उपयोग है जो अपने इसका उपयोग करते हैं। ये थी रोगाणुनाशक दवा। और रोगाणुनाशक में एक अपने टॉपिक में लाल दवा पोटेशियम पर मैग्नेट भी है, उसके बारे में भी अपने देखेंगे। तो अपने देखा फिनोइल का उपयोग, पशुशाला की सफाई के लिए फिनोइल 1%, लाइसोल 1 से 2% और फिनोल या कार्बोनिक अम्ल 5% उपयोग में लेते हैं। कटे हुए घाव अगर धोएंगे ना तो उनके लिए तीनों का उपयोग 1% ही रहेगा। लेकिन एफएमडी रोग में पशु के पैरों और घावों को धोने के लिए अपने फिनाइल का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं, फिनाइल का उपयोग करते हैं। गर्भाशय को धोने के लिए अपने लाइसोल का, और खुजली, जू और पिस्सू के लिए अपने फिनोल या कार्बोलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। यह था रोगाणुनाशक के बारे में। रोगाणुनाशक में अपना पढ़ेंगे अगला लाल दवा या पोटेशियम पर मैग्नेट। देखो लाल दवा या पोटेशियम पर मैग्नेट, और यहां से वर्ष 2021 कृषि प्रवेशक में 1% सीधा सीधा पूछा गया था। और वो प्रश्न है ना, किसी को भी नहीं आया था। क्यों नहीं आया था उसके पीछे भी अपने कारण जानेंगे। कोई अपवाद स्वरूप है जिसको आ गया होगा और किसी को भी उस समय पता नहीं था। तो लाल दवा या पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको अपने बोले तो साधारण भाषा में लाल दवा। लाल दवा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखो वही पशुशाला की सफाई के लिए भी इसका उपयोग होता है। पशुशाला की सफाई हेतु, सफाई यंत्र धोते हैं, सब कुछ इससे सफाई करते हैं, तो 1 से 2% इसका उपयोग किया जाता है। तो कटे हुए घाव को धोने के लिए दूसरा उपयोग, कटे हुए घाव को धोने हेतु धोने के लिए 1% इसका उपयोग करते हैं। अगर सांप काट गया ना, सांप काट गया तो इसका 1% विषधन इंजेक्शन के रूप में उपयोग में किया जाता है। सांप के काटने पर, सांप के काटने पर, सॉरी 1% नहीं 2%, 1% नहीं 2%, 2% विषधन, विषधन, विषधन का इंजेक्शन, विषधन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब जो प्रश्न आया था वो क्या था? आंतरिक कृमियों को नष्ट करने के लिए, आंतरिक कृमियों को नष्ट करने के लिए ये जगह क्यों छोड़ी थी, इसका कारण देखते हैं। इसको कहते हैं आइवरमेक्टिन। बस यही प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 का यही प्रश्न था। आंतरिक कृमियों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लाल दवा का। तो ये तो
बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको याद था। लेकिन जो पूछा गया था वो पूछा गया था आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन ये पूछा गया था, और ये शब्द है, ये किसी को पता नहीं था उस समय। आइवरमेक्टिन का उपयोग किया जाता है। आइवरमेक्टिन का उपयोग लाल दवा के रूप में किया जाता है। ये प्रश्न आया था, आइवरमेक्टिन लिखा हुआ था वहां पे। तो आंतरिक यानी कि आइवरमेक्टिन कर्मियों को नष्ट करने के लिए लाल दवा का उपयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में ये अपने को देखने को मिला। इस बार आए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। ये थे अपने रोगाणु नाशक, जो भी थी प्रमुख औषधियां, उनमें रोगाणु नाशक थी। अब अपने आगे बात करते हैं विरेचक औषधियों की। विरेचक, विरेचक यानी कि वे औषधियां जिनको पिलाने से पशु के दस्त लग जाते हैं। रेचक, वे औषधियां जिनको पिलाने से पशु के दस्त लग जाते हैं वो होती हैं विरेचक औषधियां। कौन कौन सी अपने सिलेबस में दी हुई हैं उनके बारे में अपने देखते हैं। तो मैग्सेल्फ या मैग्नीशियम सल्फेट, विरेचक, विरेचक यानी कि वे औषधियां, औषधियां जिनको पिलाने से पशु के दस्त लगते हैं। जी, वे औषधियां जिनको पिलाने से पशु के दस्त लगते हैं उन्हें विरेचक औषधियां कहते हैं। पहली कौन सी है अपने सिलेबस में? मैग्नीशियम। कौन सी है? मैगसेल्फ या मैग्नीशियम सल्फेट। मैगसेल्फ, इसको ही बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट। किसका, इसका उपयोग कितना कितना करना चाहिए? बड़े पशु गाय भैंस को कितनी देनी चाहिए, छोटे पशुओं को कितनी देनी चाहिए, देखते हैं। तो गाय भैंस, गाय भैंस की बात करें तो अपने को 250 से 400 ग्राम देनी चाहिए। ठीक है। भेड़ बकरी को कितनी देनी चाहिए? भेड़ बकरी को कितनी देनी चाहिए बात करें तो 50 से 70 ग्राम भेड़ बकरी को देनी चाहिए। और क्या रह गया? अब देखते हैं, अगर मोच आ जाए या सूजन आ जाए तो इसका गाढ़ा पिलाना चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट का। मोच या सूजन में गाढ़ा पिलाते हैं। एक और उपयोग, अतिरिक्त दस्त लगने के उद्देश्य से। अतिरिक्त दस्त लगाने है ना पशु को, तो समान मात्रा में नमक के साथ मिलाकर पिलाना चाहिए। अतिरिक्त दस्त लगाने के उद्देश्य से, उद्देश्य से समान मात्रा में नमक के साथ मिलाकर पशु को पिलाते हैं। ये था अपना मैगसेल्फ या मैग्नीशियम सल्फेट। गाय भैंस को 250 से 400 ग्राम, भेड़ बकरी को 50 से 70 ग्राम पिलाना चाहिए। मोच या सूजन आ जाए तो काढ़ा या गाढ़ा के रूप में पिलाते हैं, और अतिरिक्त दस्त लगाने के लिए नमक के साथ समान मात्रा में मिलाकर पिलाते हैं। दूसरा अपने इसमें बात करें विरेचक में क्या है, तो अपने है अरंडी का तेल। कौन सा? अरंडी का तेल। अरंडी का तेल अपने इस विरेचक में दिया हुआ है, तो उसका उपयोग भी अपने अभी पढ़ते हैं कि अरंडी का तेल है वो कितना कितना
देना चाहिए, क्या देना चाहिए। आज ये प्रमुख औषधियों वाला टॉपिक है ना, ये कंप्लीट ही करेंगे अपने, ताकि अपने पशुपालन का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। दूसरा बात करें अरंडी एक अपने तारपीन का तेल है, वो भी अपने को पढ़ना है। अरंडी का तेल बड़े पशुओं को कितना दें, बड़े पशु की बात करें तो 600 से 1200 ml देना चाहिए। छोटे पशु छोटे पशु की बात करें तो देखो अपने को देना चाहिए, वहां 50 से 70 थे था, यहाँ पे 50 से 125 ml, 50 से 125 ml अपने छोटे पशु को भी देना चाहिए। और क्या, नवजात बछड़े को अगर खीस नहीं मिलता है तो अरंडी का तेल, कुछ मात्रा में अरंडी का तेल देना चाहिए। खीस नहीं मिलने पर नवजात बछड़े को खीस नहीं मिलने पर नवजात बछड़े को 10 ml अरंडी का तेल एक दिन में 2 से 3 बार देना, 2 से 3 बार देना चाहिए। 2 से 3 बार अरंडी का तेल है जो देना चाहिए। ये था अपने अरंडी का तेल। बड़े पशुओं में 600 से 1200 ml, छोटे में 50 से 125 ml, और नवजात बच्चे को खीस नहीं मिलता है तो 10 ml दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए। ये थी अपनी विरेचक, जो अपने टॉपिक में दिया हुआ था, 2 प्रकार की प्रमुख औषधियां, उनके बारे में। अब अपने पढ़ते हैं उत्तेजक औषधियां। उत्तेजक में कौन कौन सी दी हुई है, तो एक तो एल्कोहल दिया हुआ है। उत्तेजक में एल्कोहल। उत्तेजक का उपयोग क्या होता है, उत्तेजक का होता है कि उत्तेजक जो दवाइयां देने से पशु के आंतरिक भागों में उत्तेजना आ जाती है, आंतरिक भागों में उत्तेजना आ जाती हैं, उसे कहते हैं उत्तेजक। क्या कहते हैं, उत्तेजक। वे औषधियां जिनसे पशु के आंतरिक भागों में उत्तेजना आ जाती है। वे औषधियां जिनको पिलाने से पशु के आंतरिक भागों में उत्तेजना आ जाती है, उसे कहते हैं उत्तेजना आ जाती है, उसे कहते हैं उत्तेजक। कौन सी है, एल्कोहल। एक अपने सिलेबस में है एल्कोहल। इसका उपयोग पशु की थकान को दूर करने के लिए दिया जाता है, पशु की थकान व सर्दी दूर करने के लिए। सर्दी दूर करने के लिए। निमोनिया हो जाता है, निमोनिया रोग में शरीर के आंतरिक अंगों में उत्तेजना के लिए इसे दिया जाता है। निमोनिया रोग में पशु के आंतरिक अंगों में उत्तेजना के लिए भी इसे देते हैं।
एक प्रसव पीड़ा ना होना, इसलिए प्रसव मतलब पशु के ब्याने से पहले है ना, थोड़े समय पहले इसको एल्कोहल का अपने दे सकते हैं, जिसके उसके लिए प्रसव के समय आराम मिल सके। मादा पशुओं को प्रसव से पहले प्रसूति पीड़ा न हो, इसलिए अल्कोहल से आराम मिलता है। इसलिए अल्कोहल से आराम मिलता है। दूसरा कौन सा था? दूसरा अपने जो उत्तेजक औषधि है उसमें कपूर दिया हुआ है। कौन सी? कपूर। इसी पर कर लेते। कपूर है ना, ये आस्वन विधि से प्राप्त किया जाता है, आस्वन विधि से प्राप्त होता है। कपूर प्लस तुलसी के पत्तों को कूट कर, दूसरा उपयोग, कपूर प्लस तुलसी के पत्तों को कूट कर, पीस कर मिलाते हैं, मतलब पीस कर मिलाने, पीस कर मिलाकर गांवों को भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गांवों के कीड़े मारने हेतु, गांवों के कीड़े मारने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। पशु को सर्दी या खांसी हो जाए ना, तो कपूर प्लस जैतून का तेल प्लस इत्थर, कितना कितना प्रतिशत? कपूर प्लस जैतून का तेल प्लस इथर, देखो कपूर तो होगा 1% अनुपात, ये दोनों हैं जो ये होंगे 4, 1:4 में मिलाकर देने से, इसका मिश्रण देने से सर्दी व खांसी में आराम मिलता है। क्या हो गया? से मिलाकर, में मिलाकर देने से पशु को सर्दी व खांसी में आराम मिलता है। ये थे अपने 2 प्रकार के उत्तेजक, एल्कोहल पशु की थकान को दूर करने के लिए, प्रसव काल से पहले उसे प्रसूति पीड़ा ना हो इसके लिए एल्कोहल का उपयोग करते हैं। कपूर का उपयोग तुलसी के पत्तों के साथ मिलाकर उसे घाव में जो कीड़े पड़ गए उनको मारने के लिए, और कपूर प्लस जैतून का तेल प्लस इत्र 1:4 में मिलाकर सर्दी खांसी में आराम देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये थी अपनी उत्तेजक औषधियां। अब अपने आ गया टॉपिक में दिया हुआ है कृमिनाशक औषधियां। कृमिनाशक औषधियां कौन सी है वो दी हुई है, तो उनके बारे में अपने देखते हैं कि कृमिनाशक औषधियां कौन कौन सी हैं। शायद यही भी 2 ही है, 2 ही कृमिनाशक औषधियां दी हुई है। एक तो दिया हुआ है अपने सिलेबस में नीला थोथा दिया हुआ है, और एक और दिया हुआ है, वो कौन सा है? एक और फिनोविस दिया हुआ है। अमाशय के लिए होता है फिनोविस का उपयोग। कृमि वे औषधियां जो कृमियों का आंतरिक कृमियों को नष्ट करती हैं, कृमिनाशक
औषधियां कहलाती हैं। नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट, नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट कृमिनाशक, कृमिनाशक कौन कौन सी है? नीला थोथा, नीला थोथा को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं। कॉपर सल्फेट कहते हैं। प्रमुख औषधि में से ना एक प्रश्न हर बार आता है और इस बार भी एक प्रश्न जरूर आएगा। क्या होता है? पेट के आंतरिक कृमियों को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट, नीले तोते का उपयोग किया जाता है। पेट के आंतरिक कृमियों को नष्ट करने के लिए, पेट के आंतरिक कृमियों नष्ट करने के लिए बड़े पशु को देते हैं, वो देते हैं 250 से 300 ml। बड़े पशु 250 से 300 ml देते हैं। तो छोटे पशु को देते हैं 50 से 70 ml, 50 से 70 ml अपने छोटे पशु को देते हैं। एफएमडी रोग में खुरों और पैरों को धोने के लिए भी नीले थोते का उपयोग करते हैं। एफएमडी रोग में खुर और पैरों को धोने के लिए भी एफएमडी रोग में खुर एवं पैर को धोने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा अपना कौन सा है कृमिनाशक? फिनोविस, दूसरा है फिनोविस। किस उपयोग में आता है? अमाशय में आंतरिक कृमियों को नष्ट करने के लिए। अमाशय में आंतरिक कृमियों को नष्ट करने के लिए कितना कितना देती है? बड़े पशु को 30 से 45 ग्राम देना चाहिए। तो छोटे पशु को कितना देना चाहिए? तो फिर 15 से अपने इसको 30 ग्राम दे सकते हैं, 15 से 30 ग्राम देना चाहिए। ये थे अपने कृमिनाशक। पेट के आंतरिक कृमियों को नष्ट करने के लिए बड़े पशुओं को 250 से 300 और छोटे पशुओं को 50 से 70 ml देना चाहिए। नीला तोता कॉपर सल्फेट देना चाहिए। एफएमडी रोग में पशु के पैर व खुरों को धोने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा अपना था फिनोविस। फिनोविस अमाशय में जो आंतरिक कृमि होते हैं उनको नष्ट करने के लिए बड़े पशुओं को 30 से 45 ग्राम और छोटे पशुओं को देना चाहिए 15 से 30 ग्राम देना चाहिए। अब अपना जो इस प्रमुख औषधियों में बचा है ना, वो एक बचा है तारपीन का तेल। क्या बचा है? तारपीन का तेल। तारपीन का तेल अपने इसमें बचा है, उसके बारे में देखते हैं। तारपीन के तेल की अगर अपने बात करें ना, तो पशु को जब निमोनिया हो जाता है तो उसकी छाती पर मालिश करने के लिए, पशु के निमोनिया होने पर पशु हो जाता है सुस्त, और पशु जब सुस्त हो जाता है तो उसकी छाती पर तारपीन के तेल से मालिश करते हैं। तारपीन का तेल। निमोनिया होने पर पशु सुस्त हो जाता है।
है तो तारपीन के तेल से। पशु की छाती पर मालिश करते हैं, मालिश करते हैं। ये था, पशु की छाती पर मालिश करते हैं। आफरा आने पर ना तारपीन का तेल दिया जाता है। दूसरा, आफरा आने पर 30 से 60 ml तारपीन का तेल देते हैं। कोई सूजन आ जाए या पशु के चोट लग जाए ना दर्द हो तो तारपीन का तेल प्लस सरसों का तेल मिलाकर उसकी मालिश करते हैं। सूजन आने पर, सूजन या दर्द में तारपीन का तेल प्लस सरसों का तेल की मालिश करते हैं, मालिश करते हैं। ये था अपने तारपीन का तेल। निमोनिया होने पर पशु सुस्त हो जाता है, जिससे इसको तारपीन के तेल की मालिश की जाती है। इसके छाती पर सूजन या दर्द होता है तो तारपीन और सरसों का तेल मिलाकर इसकी मालिश करते हैं। और क्या था, आफरा आता है तो पशु को 30 से 60 ml तारपीन का तेल देना चाहिए। ये थी अपनी प्रमुख औषधियां। तो इसी के साथ अपने पशुपालन का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई टॉपिक बचा है तो उसको भी देखेंगे, आगे क्लास ले लेंगे। और फिर कंप्लीट हो गया तो इसके बाद में उद्यान या सस्य विज्ञान से अपने आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। जितने भी आपके साथी इस कृषि प्रवेशक की तैयारी करें उन तक ये क्लासें जरूर पहुंचनी चाहिए, ताकि कोई भी विद्यार्थी ये ना कह सके कि मैंने सिलेबस किया नहीं या मेरी तैयारी नहीं हो सकी किसी कारणवश। आपको YouTube पर इस गोदारा क्लासेज YouTube पर निःशुल्क क्लासें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। धन्यवाद।